कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, उसके बारे में समझिएगा। पिछले क्लास में आप लोग को चार्ज के बारे में बताया गया था, अब समझिएगा कूलम्ब्स लॉ के बारे में अच्छी तरह से। क्या होता है कूलम्ब्स लॉ, हर एक कंसेप्ट आपका दिमाग में चला जाएगा, सही से देखिएगा। ठीक है बाबू, देखिएगा कूलम्ब्स साहब जो है क्या कहे थे, यानी चार्ज के बारे में। तो इन्होंने बताए थे कि दो चार्ज आपका रहेगा, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। दो चार्ज Q1 और Q2, और दोनों चार्ज आपका जो होगा पॉजिटिव। और ये पता है आपको कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है ना, यानी दूर भागेगा, रिपेल करेगा। अब पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करता है, दोनों क्या करेगा, पास आना चाहेगा, है ना। पास वो आने लगा जरा जरा, दूर वो जाने लगा जरा जरा, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट करेगा। ये पता है आपको चार्ज के बारे में। अगर चार्ज का क्लास नहीं देखे तो आप पिछले क्लास देख सकते हैं। Q1 Q2 दो चार्ज दिया हुआ, तो समझिएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार दो चार्ज के बीच, अब यहां से डिस्टेंस ले लेते हैं r, डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, यानी Q1 Q2 टू चार्जेस एंड डिस्टेंस r। अब देखिएगा दोनों प्लस है, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ लगाया, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, यानी दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों क्या है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, अलग करेगा, राइट। अब समझिएगा कि कूलम्ब साहब क्या बताए थे। कूलम्ब साहब बताए थे कि फोर्स फर्स्ट चार्ज और फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो फर्स्ट लिखे, यानी फर्स्ट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है सेकेंड चार्ज के कारण लग रहा है, राइट। अब समझिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, राइट। तो यानी सेकेंड चार्ज पर फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज के कारण, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, ये इस पे लगा रहा है, राइट। समझिएगा। अब समझिएगा तो यहाँ पर जो होता है, हम लोग जानते हैं कि अगर डायरेक्शन उल्टा है तो निगेटिव लिया जाता है, अगर डायरेक्शन उल्टा है तो साइन निगेटिव लिया जाता है, ये पता है आपको। जैसे कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज बराबर फोर्स सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये निगेटिव हो सकता है क्योंकि एक डायरेक्शन इधर, एक ये डायरेक्शन इधर, लेकिन दोनों में अगर मॉड लगा दिया जाए तो क्या होता है, पॉजिटिव बन जाता है। मॉड लगा दी जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब समझिएगा कूलम्ब साहब बताए थे कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज का, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, राइट। उसके बाद कूलम्ब साहब ने बताया कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर का, यानी कि फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस का, यानी दूरी का होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रहा है बात को, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यानी फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, यानी चार्ज घटेगा तो फोर्स भी घटेगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे फोर्स का दूरी घटे, जैसे फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, और जैसे ही दूर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई चार्ज है, यहाँ पर कोई चार्ज है Q1 Q2, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स, एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, Q1 Q2, तो यहाँ पर क्या लगेगा, जो फोर्स जो लगेगा इसमें कम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि नजदीक में है। दूरी कम तो फोर्स का मान बढ़ेगा, दूरी कमेगा तो फोर्स का मान बढ़ेगा। अगर फोर्स का मान बढ़ेगा तो दूरी क्या होगा, कमेगा, डिस्टेंस कमेगा, ठीक है।
और इन्होंने फिर बताया डिपेंड अपॉन मीडियम, चार्ज डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम यानी मीडियम पर डिपेंड करता है। अब क्या कीजिए, चार्ज को पानी में रख दीजिए या माइका पर रख दीजिए, तो सबका जगह अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, यानी मीडियम पर डिपेंड करता है चार्ज। ठीक है, तो ये जो है कूलम्ब साहब ने बताए थे, समझ में आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, कूलम्ब लॉ जो है एप्लीकेबल ओनली फॉर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज यानी पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होगा। बहुत बड़ा चार्ज नहीं है ना, छोटे छोटे दूरी के लिए एप्लीकेबल होगा, यानी पॉइंट चार्ज यानी इतनी सा चार्ज, छोटा छोटा चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है कूलम्ब लॉ। ये दोनों जब इक्वेट किए बाबू तो यहाँ से आ जाएगा F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, फोर्स बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर आ गया, राइट। अब समझिएगा, ये जो है K कांस्टेंट टर्म है आपका, K क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। K का वैल्यू जो होता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। अब देखिए, यह K का वैल्यू ऐसे भी होता है आपका, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, इसको जो है हम निकाल कर आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा। जैसे K हो गया 1/4, पाई का वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर होता है ना। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिएगा, ये यूनिट कैसे लिख दीजिए सर, तो देखिए यहाँ से इसका यूनिट एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इसका भी चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो कूलम्ब स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना होता है, डिस्टेंस मीटर में करते हैं, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर बराबर, अब ये तो कांस्टेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, ये दोनों गुना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ से निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम्ब स्क्वायर। तो इस टाइप से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, समझ में आया। फिर समझिएगा, कूलम्ब का नियम क्या कहता था, कूलम्ब का नियम यही कहता था कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, राइट। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/2 राइट। ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल पर, इट इज डिपेंड अपॉन मीडियम पर डिपेंड करता है, मटेरियल है ना, मीडियम पर डिपेंड करता है। और ये जो एप्लीकेबल है किसके लिए, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये कूलम्ब का नियम था बाबू, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगला बताते हैं कूलम्ब को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। ये देखिए वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म का कूलम्ब लॉ। इसका कंसेप्ट आपका याद हो जाएगा, ध्यान में आ जाएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, किसी प्रकार का आपका दिक्कत नहीं होगा। एक पॉइंट उसमें और ध्यान रखिएगा कि जब भी देखिए कूलम्ब लॉ में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि चार्ज जैसे Q1 था और दूसरा चार्ज क्या था Q2, ये पहला चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज था Q2, और डिस्टेंस था आपका R, ठीक है। तो जब भी फोर्स लगाए कहां से लगाएगा, सेंटर से लगाएगा, ठीक है, लाइन जॉइनिंग द सेंटर, यानी सेंटर से फोर्स लगेगा आपका दोनों साइड, ठीक है। अब समझिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, यानी वेक्टर के फॉर्म में कूलम्ब लॉ को कैसे लिखा जाता है। फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स बल लगेगा किस पे, फर्स्ट चार्ज पर सेकेंड के कारण। यहाँ पर जो है
फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, इसको मॉड के रूप में लिखते हैं, है ना, डिस्टेंस मॉड के रूप में। अब यहां से निकालेंगे फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो यहां से निकालिए फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो यहां से हो जाएगा के Q1 बटा K1 के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है के Q1 बटा Q2 R स्क्वायर। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी फर्स्ट चार्ज पर लगने के कारण सेकेंड चार्ज पर फोर्स जो लग रहा है फर्स्ट चार्ज के कारण, यहां से जो हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज R1 माइनस R2, ठीक है। यहां से एक डिस्टेंस इधर, एक डिस्टेंस इधर, ठीक है। अगर देखिए 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ, इधर से इधर, तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2, R1 वेक्टर माइनस R2, ये जो लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर बराबर, हम लोग जानते हैं ए यूनिट वेक्टर बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ए, ये होता है ना, तो इसको जो है इस रूप में कन्वर्ट कर देंगे वेक्टर के रूप में, तो यहाँ से हो जाएगा फोर्स वेक्टर 1 Q2 सेकेंड चार्ज बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे क्या हो जाएगा मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है बाबू। तो यहाँ से निकाल लीजिएगा फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड के Q1 Q2 बटा, ये जो होगा इसके साथ गुना हो जाएगा तो आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल क्यूब, क्योंकि इसके साथ गुना होगा क्यूब आ जाएगा ना, आई तो क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। इसी प्रकार से सिमिलरली सेकेंड चार्ज पर भी निकाल लीजिएगा, सिमिलरली इस पे अभी जो कहाँ जाना है, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ जाना है, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा ना, यहाँ से निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट हो जाएगा के Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, I2 क्या होगा R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म बाबू, है ना, तो ये आपका वेक्टर का रूप हो गया। वेक्टर फॉर्म समाप्त हो गया, समझ में आ गया। दो चार्ज लिए, डिस्टेंस आर हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, कहने का मतलब सेकेंड चार्ज पर जो बल लगा रहा है इधर से फर्स्ट चार्ज के कारण, इसमें जो है एक चार्ज पर लग रहा है सेकेंड चार्ज के कारण, और यहाँ से निकाल दिए F12 के Q1 बटा Q2 बटा R स्क्वायर, है ना, जो बल लगा रहा था वो हो गया रिजल्ट, R हो गया डिस्टेंस, यहाँ से ये कैलकुलेट, ठीक है। अब समझिएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या डिफरेंस है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो समझिएगा बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर बताया, फोर्स बराबर था G Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, पहला डिफरेंस। इसका फॉर्मूला होता है बराबर G इंटू M1 इंटू L2 बटा, है ना, R
m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। ये पहला डिफरेंस होता है जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब समझिएगा ये जो है आपका यहां से डिफरेंस यहाँ पर जो है जी का मान सॉरी जो है ना, यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर के का मान होता है 9 इंटू 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जी का मान होता है। अब समझिए ये चार्ज के लिए चार्ज है ना, ये अगर सेम चार्ज है, ये चार्ज के लिए ये चार्ज के लिए चार्ज करने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों के लिए है। यानी कहने का मतलब है रिपल्सिव और साथ ही साथ एट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, यानी इसमें जो होगा रिपल्सिव भी होगा और इसमें क्या होगा एट्रैक्टिव भी होगा। रिपल्सिव एंड एट्रैक्टिव दोनों होगा, लेकिन इसमें जो है जी का मान क्या होगा सिर्फ सॉरी इसमें जो ग्रेविटेशन में होगा जो एट्रैक्टिव होगा, सिर्फ एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव कहने का मतलब है सर जैसे ही मार्कर को नीचे गिरा क्या होगा ऊपर चल जाएगा नीचे आएगा, यानी खींचने का क्षमता है ग्रेविटेशन को। ठीक है, और इसमें क्या होगा खींचने का और अट्रैक्शन करने का दोनों क्षमता है। ठीक है, ये जो है ये डिफरेंस हो गया, समझ में आया बाबू। तो ये जो था डिफरेंस था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और ग्रेविटेशन का। ठीक है, और ये डिफरेंस और है ये डिपेंड करता है आपका मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है मीडियम पर। इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डिपेंड अपॉन मीडियम, मीडियम पर डिपेंड करता है। अब ये जो है डिपेंड नहीं करता मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम कहने का मतलब ये मीडियम पर इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट रहता है इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया, समझ गए बात को। चलिए अब आगे